हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सब देखेंगे कुल 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कह सकते हैं आज होने वाला है एक छोटा सा मैराथन। ठीक है, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। ठीक है, और सेशन को शुरू करने से पहले आप सबको बता दें कि एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट और एजीटीए के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप सब कंप्यूटर के नोट्स और यूपीजीके के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल के होम पेज पर जाना होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको 100% श्योर के साथ बता सकते हैं कि आप सब नोट्स से 100% सर्टिफाइड होंगे। ठीक है, जैसे आप चाह रहे हैं कि नोट्स ऐसा होना चाहिए कि एकदम रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का तो एकदम रामबाण एकदम आप कह सकते हैं नोट्स, क्योंकि जिस हिसाब से जो स्टूडेंट ले रहे हैं नोट्स और जो फीडबैक देते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर नोट्स बहुत अच्छा है ना एकदम। अब क्या बताया, ज़्यादा आप सबको यहाँ पर तो नहीं बता सकता क्योंकि टाइम का लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो आप सब को इतना बता रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट और एजीटीएल है, अभी आप सबके पास टाइम है ना, तो आप सब एक दो बार रिवीजन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आप चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले एक और बात कि यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो कृपया करके आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्थित होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कैश मेमोरी आप जानते हैं सबसे तेज होता है। अच्छा, इससे तेज कौन सा होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, और कैश किसके बीच होता है, सीपीयू और रैम के बीच में। तो पहला तो सही है। फिर कह रहा कि कैश मेमोरी की स्पीड रैम से अधिक होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी कैश यहाँ भी कैश है ना, यहाँ भी रैम यहाँ भी रैम, तो दोनों का कनेक्शन है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी। दोनों तो सही है और इसका दूसरा जो है इसका एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैश मेमोरी सीपीयू के निकट होती है और रैम से तेज होती है, जिससे डेटा तेजी से एक्सेस करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि आरआईएससी प्रोसेसर में कम और सरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, कम होते हैं और सरल भी होते हैं, है ना। एक होता है CISC। ठीक है, कर कि RISC प्रोसेसर में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन एक ही क्लॉक साइकिल में पूरा करता है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है। देखिए यहाँ भी RISC की बात कर रहा है, यहाँ भी RISC की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो RISC का डिजाइन सरल होता है ना, और प्रत्येक ऑपरेशन प्रत्येक ऑपरेशन एक क्लॉक में होता है, जिससे यह तेज निष्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, तो बिल्कुल बात सही है। एक होता है HDD है ना, तो SSD की स्पीड HDD से अधिक होती है, तो क्या बात सही है, ये भी बात सही है। ठीक है, क्योंकि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है ना, और SSD में मूविंग पार्ट होते हैं। SSD ज़्यादा शोर करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। तो सॉरी पहला तो सही था ना। ठीक है, सही था। SSD की स्पीड HDD से अधिक, ये भी बात सही है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए SSD यहाँ भी SSD ना, दोनों कनेक्ट है, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। हम बता रहे थे सही और मार्क कर रहे हैं गलत। SSD इलेक्ट्रॉनिक आधारित स्टोरेज है जिसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए क्या होता, तेज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है, बिल्कुल बात सही है ना। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, है ना। कंपाइलर क्या करता है, पूरे पेज को एक ही बार में क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है,
कह रहा कि कंपाइलर कोड को स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रेट करता नहीं एक इसका काम होता है, इंटरप्रेटर का काम होता है। कंपाइलर कंप्लीट कर देता है, आप सबको ट्रिक बताए थे ना। तो ये क्या कहता है, देखिए इसी में शब्द में आता कंप्लीट भी आ रहा है ना। तो कंपाइलर कंप्लीट करता है पूरे पेज को एक ही बार में, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका सही। देखिए कंपाइलर पूरे कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर का काम होता है स्टेप बाय स्टेप। मशीन लर्निंग को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, बात तो सही है ना। मशीन लर्निंग का ही मशीनी भाषा कहिए चाहे बाइनरी भाषा कहिए, दोनों बात क्या एक ही है ना। जो आपका होता है 0-1 होता है ना, इसी की बात कर रहा है। यह भाषा मनुष्य के लिए पढ़ना आसान होता है, क्या बात हम सब पढ़ सकते हैं इसको। 0-1 मान लेते हैं, एक कोड लिखा 0-1, यहाँ पर लिख देते 1-0-1-0-0-1-1-1। ये क्या है, ये कौन सी भाषा लिखा है, क्या हम सब पढ़ पाएंगे। ये क्या लिखा है, राम श्याम मोहन सीता गीता कुछ लिखा है, हम सब नहीं पढ़ सकते ना, मशीन ही पढ़ सकती है कि क्या लिखा है। तो ये मनुष्यों के लिए, हम सब के लिए आसान नहीं होता, ये बात गलत है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए मशीन लैंग्वेज सिर्फ क्या होती है 0-1। अगर यहाँ केवल लगा दिया ना तो आप सब कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि केवल कभी कभी सही होता है, ठीक है, जिसे मनुष्य के लिए समझना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे कि वायरस खुद को अन्य फाइलों में कॉपी कर सकता है, बिल्कुल बात सही है ना। और वायरस केवल ब्राउज़र में सक्रिय होता है, नहीं, ये बात गलत है, केवल ब्राउज़र में थोड़ी ना सक्रिय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही है, ठीक है। देखिए वायरस सिस्टम फाइलों को या बूट सेक्टर आदि में भी फैल सकता है, ना कि केवल ब्राउज़र में ही सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे कि रैम वोलेटाइल्स मेमोरी होती है, बिल्कुल बात सही होती है। एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। रैम जो होता है वोलेटाइल होते हैं, और जबकि रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। रैम कंप्यूटर बंद होने पर डेटा स्टोर करती नहीं, गलत है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब जब तक विद्युत रहेगा तब तक आपका डेटा स्टोरेज रहेगा, और जैसे विद्युत चल जाएगा तो आपका जो डेटा रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बंद होने पर स्टोर नहीं करता है ना। एक इसका काम होता है रोम का काम होता है। रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, उसमें विद्युत रहेगा तब भी रहेगा, विद्युत जाएगा तो भी डेटा बना रहेगा। तो पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रैम में डेटा केवल तब तक रहता है जब तक के लिए कंप्यूटर ऑन हो, है ना। जैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर को मैनेज करता है, ये भी बात सही है। हार्डवेयर बिना ड्राइवर के कार्य नहीं कर सकता, ये भी बात सही है, ठीक है। तो अच्छा बताइए, हार्डवेयर क्या बिना ड्राइवर के काम कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो ये भी बात सही है, तो दोनों बात आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा कि लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क वाइड क्षेत्र में नेटवर्क प्रदान करता है, क्या बात सही है। नहीं, वाइड वाला क्या होता है, वाइड मतलब विस्तृत क्षेत्र में वैन का काम होता है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तो गलत है, कह कि लैन की स्पीड मैन से कम होती है, क्या बात सही है, ये भी बात गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, दोनों गलत है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि लैन एक सीमित नेटवर्क होता है, इसकी स्पीड मैन से अधिक हो सकती है, ठीक है। ब्लूटूथ रेडियो वेव पर काम करता है, ये भी बात सही है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जल्द ही एग्जाम में, ठीक है, नए पैटर्न पर जो एग्जाम हुआ ना उसी में पूछा गया। और ब्लूटूथ की रेंज वाईफाई से अधिक होती नहीं, वाईफाई का तो बहुत ज़्यादा होता है रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला आपका सही है, ठीक। आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, ये भी बात सही है, ठीक है, डोमेन नेम का काम होता है। यदि
DNS फेल हो जाए तो वेबसाइट को केवल उनके डोमेन नेम से एक्सेस किया जा सकता है? नहीं। देखिए ऐसा थोड़ी नहीं होता कि मान लेते हैं अगर वेबसाइट फेल हो तो जो डोमेन नेम होता है उसके माध्यम से आप सब वेबसाइट को एक्सेस प्रदान कर सकते हैं। नहीं, डोमेन नेम से ये काम नहीं किया जा सकता। तो दूसरा आपका गलत है, तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो DNS का काम होता है कि IP एड्रेस को चेंज करना है ना, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। यदि ये फेल हो जाए तो डोमेन नेम नाम से वेबसाइट नहीं खुलती है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के हिस्से का उपयोग करता है। बिल्कुल बात सही है। जब आपका रैम फुल हो जाता है ना, मान लेते हैं ये आपका रैम होता है, ठीक, जब फुल हो जाता है जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है इसका थोड़ा सा हिस्सा काम करने लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी रैम को पूरी तरह से हटा देता नहीं, हटाता पूरी तरह से, वो भी तो रहता ही है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। पहला सही है, दूसरा गलत। वर्चुअल मेमोरी रैम का एक विकल्प नहीं बल्कि उसका विस्तार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वर्चुअल मेमोरी यूज कर रहे हैं और रैम को ही हटा दें, ऐसा नहीं होता, उसी का विस्तार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रोम में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है ना, विद्युत चला जाएगा तो भी डाटा बना रहेगा। और रोम को बार बार मिटाया जा सकता है और बदला जा सकता है। क्या बात सही है? नहीं, इसमें लिखा रीड ओनली मेमोरी, केवल आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल पहला सही है। ठीक, और देखिए रोम में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है और ये समानता इसे बार बार संशोधन या संशोधित नहीं किया जा सकता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त होते हैं, बात तो सही है। ठीक है, और इसमें आप थोड़ा बहुत बदलाव भी कर सकते हैं, फ्री होता है। सभी मुफ्त जो सॉफ्टवेयर होते हैं ओपन सोर्स होते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि जितने भी फ्री वाले सॉफ्टवेयर हैं कि ओपन सोर्स? नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो आगे क्या है? तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत। देखिए हर मुफ्त जो सॉफ्टवेयर होते हैं ओपन सोर्स नहीं होते हैं ना, कुछ मुफ्त होते हैं पर उनका कोड ओपन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 करके फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली। बिल्कुल बात से जो फिल्टर का काम करता है। ठीक है, नेटवर्क का। करके फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में हो सकते हैं, भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों सही है। ठीक, और दोनों का एक्सप्लेन भी करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फायरवॉल नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाती है और यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे कि डीबगिंग सॉफ्टवेयर में एरर खोजने के लिए एक प्रक्रिया, ये भी बात सही है। ठीक है, डीबगिंग कहते हैं। कह रहे कि डीबगिंग केवल रन टाइम एरर को हटाने का काम करती है। क्या बात सही है? तो देखिए यहाँ भी दोनों ही सही है। यहाँ देखिए केवल शब्द आ गया, आप इसके माध्यम से कन्फ्यूज मत होइएगा। डीबगिंग केवल कब काम करता है? जब रनिंग टाइम हो एरर को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये बात सही है और दोनों सही है, पर दूसरा एक की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, यहाँ देखिए सी ऑप्शन होना चाहिए ना, क्योंकि ये एक्सप्लेन भी करता है। डीबगिंग सॉफ्टवेयर में एरर खोजने की प्रक्रिया है और जबकि इसकी क्या करता है? एक्सप्लेन भी करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि ये SMTP ईमेल का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल में इसको प्रयोग करते ईमेल को भेजने के लिए, बात सही है। कह रहा कि SMTP वेब पेज ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता नहीं, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। इसके लिए आप सबको सब वो भी बताते हैं, पोर्ट नंबर भी बताते हैं ना। आप सब पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। SMTP ईमेल ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल है, जबकि HTTP
वेब ब्राउजिंग के लिए होता है ना, तो वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP होता है, ना कि SMTP। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर वायरस बायोलॉजिकल वायरस की तरह व्यवहार करते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है। बायोलॉजिकल वायरस का मतलब जैसे जब हमारे शरीर में जाते हैं ना बायोलॉजिकल वायरस, तो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, है ना, उसको ख़राब कर देते हैं अंदर से। तो ऐसे वायरस कंप्यूटर के होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जाने पर उसका जो फाइल होता है ना, सब एकदम ख़राब कर देते हैं। वायरस को नेटवर्क से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। ठीक है। तो नेटवर्क के माध्यम से भी ट्रांसफ़र होते हैं वायरस। तो पहला आपका सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस खुद को कॉपी करते हैं, लेकिन ये नेटवर्क द्वारा भी फैल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सबको शायद जो पिछली बार जो क्लास हुआ था इसको GPU के बारे में बताए थे। ठीक है। तो पहला आपका सही है। ठीक है। GPU केवल गेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है क्या, ऐसी बात है क्या? ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है। GPU का प्रयोग किस लिए करते हैं, हम गेमिंग में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, D बन जाएगा, दोनों सही है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि GPU ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है, लेकिन यह डेटा साइंस, AI, 3D मॉडलिंग में भी उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए मिस्टेक है ना, GPU केवल गेमिंग, एक बात गलत है ना, तो दूसरा गलत है, केवल आपका पहला सही हो जाएगा। केवल गेमिंग में थोड़ी ना किया जाता है ना, AI में भी इसका प्रयोग किया जाता है, 3D मॉडलिंग में, डेटा साइंस में, हर जगह किया जाता है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए A ऑप्शन। ठीक है। इसको भी हम करेक्ट करवा कर आप सबको PDF टेलीग्राम पर देंगे। ठीक है। तो केवल पहला सही है। ठीक है। आगे के आगे मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम खुद से सीखते हैं, बात तो सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मशीन लर्निंग में खुद से ही सीखता है। मशीन लर्निंग पूरी तरह से मैनुअल कोडिंग पर निर्भर नहीं, मैनुअल थोड़ी ना होता कि आप मैनुअल पे इतना कोड करेंगे। ठीक है। पूरी तरह नहीं होता, खुद से सीखता है। तो पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन A। ठीक है। मशीन लर्निंग में डेटा के आधार पर मॉडल खुद से पैटर्न सीखते हैं और ये पूरी तरह से मैनुअल पर निर्भर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है हेडिंग 1 को लागू करने के लिए। पहला आपका स्टेटमेंट हो जाएगा सही। ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं MS वर्ड में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 शॉर्टकट का प्रयोग हेडिंग 1 स्टाइल को लागू करने के लिए किया जाता है, जिससे पैराग्राफ के शीर्षक रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, करा कि MS एक्सेल में इक्वल टू $A मतलब इतना लिखा है, किस प्रकार का रेफरेंस है? जब ये लग जाता है ना डॉलर वाला चिन्ह, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं। देखिए हर जगह एब्सोल्यूट लगा तो एब्सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो अभी चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एब्सोल्यूट। डॉलर का अर्थ ये दर्शाता है कि सेल एड्रेस फिक्स रहेगा, चाहे फार्मूला कहीं भी कॉपी किया जा सके, इसलिए इससे एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है, ध्यान देना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी मशीन चौथी पीढ़ी का मानी जाती है ना? तो चौथी पीढ़ी में कौन आता है, एप्पल मैकिन्टोश। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, C। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते थे और एप्पल मैकिन्टोश 1980 के दशक में इसी श्रेणी में आया था। क्वेश्चन नंबर 24, ईमेल में BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? देखिए होता है CC मतलब कार्बन कॉपी, एक होता है BCC, है ना। अगर आप इसके माध्यम से किसी को ईमेल भेजेंगे ना ग्रुप में, तो सब लोग एक दूसरे को जान लेंगे कि हाँ ईमेल किसके किसके पास गया है। इसके माध्यम से अगर आप ईमेल भेजें तो कोई नहीं जान पाएगा कि ईमेल किसके किसके पास और गया है। ठीक है। तो गुप्त कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है गुप्त रूप से ईमेल को भेजने के लिए। ठीक है। BCC का प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हो लेकिन दूसरे प्राप्तकर्ता को इसका पता ना चले।
कह रहा कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन केवल टेक्स्ट वैल्यू को गिनता है, तो काउंट, काउंटर, काउंटिफ, केवल टेक्स्ट वैल्यू को, तो केवल टेक्स्ट वैल्यू को गिनने के लिए यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ई बन जाएगा। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेल में केवल टेक्स्ट को गिनने के लिए कोई एकल फंक्शन नहीं है, लेकिन काउंट इफ रेंज का प्रयोग कर टेक्स्ट वैल्यू गिनी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि निम्न में से कौन सा फीचर एमएस वर्ड में टेक्स्ट को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में बहाने देता है ना। तो ये होता है आपका कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है कि जब डॉक्यूमेंट में कॉलम होते हैं और आप चाहते हैं कि अगला टेक्स्ट दूसरे कॉलम में जाए, तो आप कॉलम ब्रेक का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर की स्पीडी में VLSI, एक होता है ULSI ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, ये प्रयोग शुरू था। तो चौथी पीढ़ी में आया था ULSI में, तो अल्ट्रा वाला आया था 5वीं में, ठीक है। तो ये चौथी पीढ़ी में आया था। तो देख सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का प्रयोग चौथी पीढ़ी में हुआ था, जिससे छोटे चिप में हजारों ट्रांजिस्टर समायोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल का मुख्य उपयोग किस लिए होता है। तो इसका प्रयोग होता है कि जो चार्ट होता है ना, चार्ट क्रिएशन के लिए, है ना, ताकि डाटा को संक्षेप में लिखा जा सकते हैं। इसका प्रयोग होता है डेटा को एनालिसिस करने के लिए ना, पाइवट टेबल का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। पाइवट टेबल का प्रयोग एक्सेल में बड़े डेटा सेट का प्रयोग विश्लेषण, सारांश और तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। SMTP प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है, अभी आपको बताया था ना, मेल को भेजने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, आप सबको पढ़ा चुके हैं बहुत सारे प्रोटोकॉल का, है ना। पोर्ट नंबर, इसका पोर्ट नंबर क्या, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। पोर्ट नंबर आगे देख सकते हैं कि SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग केवल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 या IMAP, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IMAP भी क्या कहता है, ईमेल को प्राप्त करता है। POP3 भी, POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, POP3 ईमेल को डाउनलोड करके फिर सर्वर से डिलीट कर देता है, जबकि IMAP क्या कहता है, सर्वर पर ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर क्या करता है। तो क्या करता है ऑटो करेक्ट, यदि कोई गलती हो जाए तो अपने आप क्या कर देता है, सही कर देता है, ठीक है। तो सी सही हो जाएगा। देखिए, ऑटो करेक्ट फीचर एमएस वर्ड में आम टाइपो और वर्तनी की गलतियों को स्वतः सुधार सकता है ना। जैसे मान लेते अगर आप TEH लिखे तो इसको अपने आप को क्या बना देगा, द बना देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर किस पर आधारित होता है और ये फीचर मुख्य रूप से किन कार्यों में सहायक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैक चेंज। आप सबको कई बार इसके बारे में बताए हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, और इसको बनाकर आप अपने कंप्यूटर छोड़ कर चले गए, इसमें पासवर्ड भी नहीं लगाएं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई दूसरा व्यक्ति आया और इसमें कोई छेड़छाड़ कर देता आप जो लिखे हैं, ठीक है। फिर आप आए काम करने के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई छेड़छाड़ हुआ कि नहीं। तो कैसे चेंज होगा, कैसे पता चलेगा, ट्रैक चेंज के माध्यम से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिव्यू और टीम कोलैबोरेशन के लिए, जिसे सभी एडिट्स ट्रैक हो सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपनी भाषा में कुछ भी बना के दे देगा, यदि आप समझे रहेंगे ना तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहता है। ट्रैक चेंज फीचर डॉक्यूमेंट्स में किए गए सभी परिवर्तनों जैसे इंस्ट्रक्शन हो गया, डिलीशन हो गया, फॉर्मेटिंग चेंज को हाईलाइट करता है। और ये फीचर विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोगी होती है जहां डॉक्यूमेंट पर कई लोग काम कर रहे हैं, ताकि सभी बदलाव का रिव्यू किया जा सके, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि एमएस एक्सेल में इफ़, एंड और नॉट फंक्शन का संयुक्त उपयोग कब और कैसे किया जाता है ना।
तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ टेस्ट करना हो तब इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ के साथ एंड और नॉट लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी निर्णय को कई स्थितियों के आधार पर लेना हो, है ना, जैसे यहाँ पर सब दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? कह रहा कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी पर आधारित थे और इस पीढ़ी में कंप्यूटर में कौन सी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया? तीसरी पीढ़ी में आप जानते हैं आईसी चिप आया था ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी आधारित थे और मल्टी प्रोग्रामिंग संभव हुई इसके माध्यम से। ठीक है, ये बहुत बड़ी क्रांति थी, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और जो आईसी चिप को खोजे थे, है ना। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था और जिससे कंप्यूटर अधिक क्या हो गया, तेज बन गया, छोटा बन गया, है ना, और विश्वसनीय बना था। तो एक प्रकार का क्रांति ही तो था। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग और उच्च स्तरीय भाषाओं का भी प्रयोग संभव हो गया था। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि ईमेल प्रोटोकॉल में आईएमपी मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल किस प्रकार के कार्य करता है और यह है POP3 से किस तरह से भिन्न है? अभी आपको इसके बारे में बताया था ना। ये क्या करता है, दोनों का काम सेम होता है, ईमेल को प्राप्त करना, लेकिन ये डिलीट कर देता सर्वर से और इस सर्वर पर डिलीट नहीं करता। ठीक है, तो आईएमपी मेल क्लाइंट और सर्वर दोनों को सिंक्राइज करता है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि आईएमपी ईमेल को सर्वर पर ही रखता है और इसे क्लाइंट पर सिंक्राइज करता है, जिससे एक ही अकाउंट से कई डिवाइस से एक्सेस करना संभव होता है। जबकि POP3 क्या करता है, ईमेल को डाउनलोड कर देता है और उसको सर्वर से हटा देता है, मतलब डिलीट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि एक्सेल में गोल सीक टूल का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है और किस प्रकार से काम करता है? तो गोल सीक टूल्स, इसका प्रयोग किया जाता है फार्मूला में वेरिएबल वैल्यू को खोजने के लिए। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप सब कीवर्ड याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल सीक का प्रयोग तब किया जाता है जब आप एक ही रिजल्ट जानते हैं लेकिन ये जानना चाहते हैं कि कौन सी इनपुट वैल्यू उस रिजल्ट को भी प्राप्त करेगी। उदाहरण के लिए यदि आप जानते हैं कि कुल योग 100 आना चाहिए तो गोल सीक ये बताएगी कि कौन कौन सी वैल्यू से हासिल होगा, है ना। मतलब आप सबको मान लेते हैं 100 लाना, तो गोल सीक के माध्यम से आप सबको रूट प्रदान होगा, है ना, कितने तरीके से आप 100 को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 36 क्या है, कह रहा कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज फीचर किस प्रक्रिया में प्रयोग होता है और ये किन तत्वों को जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को जोड़कर व्यक्तिगत पत्र, लिफाफे या लेबल्स तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। एमएस वर्ड में इसके अंदर से मेल भी आप कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मेल मर्ज 2 हिस्सों से बना होता है ना, मेन डॉक्यूमेंट जैसे लेटर, टेम्पलेट, है ना, और डेटा सोर्स जैसे एक्सेल शीट। इसका प्रयोग बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से संबंधित पत्र या ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। 37 क्या है, कह रहा है कि एक्सेल में एरे फार्मूला किस परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है और यह समान फार्मूले से किस प्रकार से अलग होता है या भिन्न होता है? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, जब किसी फार्मूले को एक से अधिक वैल्यूज पर एक साथ लागू करना हो। ठीक है, तब किसका प्रयोग किया जाता है? एरे फार्मूला का। तो फार्मूला, एरे फार्मूला उन फार्मूलों को कहते हैं जो एक साथ एक से अधिक वैल्यू पर काम कर सकते हैं। ठीक है, 38 क्या है, कह रहा है कि कंप्यूटर जनरेशन के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रारंभ किस पीढ़ी में माना जाता है और उसे कौन सी तकनीकी में शामिल? आप जानते एआई कब आया था? 5वीं पीढ़ी में आया था ना, तो 5वीं पीढ़ी का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, और 5वीं पीढ़ी और नॉलेज बेस्ड सिस्टम और प्रो लॉजिक के आधार पर है। ठीक है, डी ऑप्शन।
5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उद्देश्य है कि कंप्यूटर में सोचने की क्षमता यानी एआई लाना। इसमें मशीन लर्निंग है ना, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे तकनीकी का प्रयोग हुआ है, अभी हो भी रहा है। ठीक है। ईमेल एटिकेट्स है ना में कौन सी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर जब आप औपचारिक संसाधनों को ईमेल भेज रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्पष्ट विषय पंक्ति और पेशेवर भाषा का प्रयोग होना चाहिए, है ना। आप सब ऐसे हिंदी में भी पढ़ते हैं ना ईमेल, सॉरी पत्र लेखन में। ईमेल एटिकेट स्पष्ट सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, विनम्र अभिवादन, शुद्ध भाषा है ना, व्यवहारिक टोन होना चाहिए, और ये सब आवश्यक माने जाते हैं। कैप्स, इमोजी और रंगीन फॉन्ट का प्रयोग केवल अनौपचारिक ईमेल में किया जाता है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, कह रहा कि एमएस वर्ड में स्ट्राइक एडिटिंग फीचर का प्रयोग, फीचर का क्या कार्य होता है और ये किन प्रकार का सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो 14 है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो काम होता है किसी डॉक्यूमेंट के केवल पढ़ने योग्य बनाना और पासवर्ड से इसको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्राइक एडिटिंग का प्रयोग होता है पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। तो दोस्तों आप सबको A40 क्वेश्चन का सेशन कैसे लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और वीडियो को आप सब लाइक ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।